नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थारेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर गिनाई उपलब्धियां। शीघ्र आरंभ होगी गेहूं की सरकारी खरीद। जिला कलेक्टर ने जंक्शन धान मंडी में गेहूं की ढेरियों का किया निरीक्षण। जिला क्रिकेट क्लब ग्राउंड में चल रहे ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का गुरुवार को किया गया समापन। बहुजन समाज पार्टी की बैठक आयोजित, कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का किया गया आह्वान। जंक्शन की श्याम सिंह कॉलोनी स्थित तीरखाना में रखी गई लंगर हॉल निर्माण कार्य की नींव। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा द्वारा जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जंक्शन स्थित भाजपा कार्यालय में सांसद निहाल चंद मेघवाल, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश में आजादी के आंदोलन के दौरान व उसके बाद की व्यवस्था में एक मिथक था, धारणा थी कि देश को आजादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई, ऐसा प्रचारित किया गया। इसके बाद यह कहा गया कि देश पर शासन करने का हक कांग्रेस को है। उसके बाद यह स्थापित किया गया कि कांग्रेस पार्टी में कोई शासन कर सकता है तो वह नेहरू गांधी खानदान कर सकता है। 75 वर्षों की आजादी में लगभग 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी और एक खानदान विशेष ने देश पर शासन किया। कहने को कांग्रेस का शासन लोकतांत्रिक था, लेकिन उनके हिस्से में आपातकालीन भी था, यातनाएं भी थी, प्रतिबंध भी थे। और इसी तरह बार बार लोकतंत्र व संविधान की बात करने वाले कांग्रेस के लोगों के माथे पर वो कलंक भी लगा जिसमें जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ कर दिया गया। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग सर्वाधिक कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ। आजादी के आंदोलन के बाद आपातकाल का आंदोलन और उसके बाद श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन, उसके बाद अनेकों आंदोलन। कश्मीर में एक देश में 2 निशान 2 विधान नहीं रहेंगे, इसको लेकर देश की एकता अखंडता के लिए भी भाजपा ने आंदोलन किए। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस के 55 वर्षों में मोदी सरकार के 8 वर्ष और भाजपा शासनकाल के 13 वर्षों का लेखा जोखा करेंगे तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले से आह्वान करते हैं कि भारत को स्वच्छ रखें, माताओं बहनों को सम्मान, स्वास्थ्य और आरोग्य का संबल देने के लिए शौचालय बनाओ, तो कदाचित पूंजीपति देशों को हंसी आई थी, लेकिन यह सामान्य बात नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह सब कर दिखाया। उन्होंने इस पीड़ा को समझा और देश में 10 करोड़ शौचालय बनाकर तैयार किए। यह बदलाव की पहली शुरुआत थी। वक्ताओं ने कहा कि सामान्य व्यक्ति के बैंक में खाते नहीं थे, आज गरीब से गरीब व्यक्ति का भी बैंक में खाता है। उन्होंने कहा कि 35 करोड़ जनधन के खातों ने भारत की जनता को ताकत दी और आज भ्रष्टाचार पर नकेल पड़ी है। उन्होंने कहा कि जिस कश्मीर की घाटी पर लाल चौक पर खून बहाया जाता था, यह चुनौतियां थी कि कोई भी व्यक्ति वहाँ तिरंगा फहराएगा तो उससे जान से हाथ धोना पड़ेगा। संविधान को जलाया जाता था, उस लाल चौक पर आज देश का तिरंगा शान से लहरा रहा है। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद आतंकवादियों पर नकेल पड़ी और देश में कश्मीर में भी शांति बहाल हुई। पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण, सार्थक वातावरण और स्वाभिमान का वातावरण बना हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राजस्थान के 75 लाख किसानों को 10,791 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 81 लाख से अधिक शौचालय निर्मित हुए। देश के 100 से ज्यादा शहरों में स्वच्छ भारत मिशन अभी भी चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद निहाल चंद के अलावा पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, पीलीबंगा के विधायक धर्मेंद्र मोची, नोहर के पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल पूर्ण किए, मोदी जी के 8 साल के शासन में और जिस विचार से इस पार्टी को पंडित दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पार्टी की नींव रखी, इस पार्टी की स्थापना रखी, इस हम 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। तो जो उनका विचार था कि इस देश में आज़ादी के बाद सुशासन हो, इस देश में गरीब के जीवन में भी बदलाव हो, किसान के जीवन में भी बदलाव हो और जो हमारी सुरक्षा चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य सुरक्षा हो, वो मजबूती के साथ हो। तो इन सब बातों को लेकर इस विचार के साथ इस पार्टी की स्थापना हुई और आज 8 साल के इस मोदी जी के शासन में इन सब बातों को पूरा करने का प्रयास किया गया। और इसी के साथ साथ इस भारतीय राजनीति में भी इन 8 सालों में बदलाव लाने का प्रयास किया और जो बदलाव हुआ वो आप सबके सामने 30 मई से 15 जून तक इन 8 साल में किए गए कार्यों को नीचे तक ले जाना, जनता तक ले जाना
और जो भी इस हमारी केंद्र सरकार की योजना है, उन प्रत्येक व्यक्तियों को, उन लाभार्थियों से, इस योजना से जिनको लाभ हुआ है उनसे मिलना, ये हमारा एक संगठनात्मक कार्यक्रम 15 जून तक चलेगा। 30 मई से शुरू हुआ है। 30 मई में प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर की जो शिमला में शुरुआत की, उसके बाद 31 तारीख को किसान के लिए गरीब किसान और गरीब कल्याण की जो योजनाएं थी उनके सम्मेलन हुए। किसान में उसी दिन सम्मेलन में किसानों के लिए जो सम्मान निधि जारी की गई, एक साथ 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की सम्मान निधि, और ये 11वीं किस्त थी। इस प्रकार चाहे किसानों के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हो, इस हमारे क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिले में 2017 में लागू होने के बाद 3000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में पहुंची। केंद्र सरकार देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 वर्ष पूर्ण कर लिए। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्माण के लिए हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी। सरकार की हर योजना का लाभ गांव के अंतिम छोर पे पहुंचे, ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है। किसान का सम्मान हो, गरीब का कल्याण हो, युवा को रोजगार मिले, महिलाओं का उत्थान हो, इसके लिए केंद्र सरकार अपनी एक मजबूत पहचान की है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का मोदी जी का लक्ष्य रहा है। 2014 से पहले इस देश में जो निराशा थी, 2014 के बाद में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में यह देश एक विकासशील विकसित देशों की श्रेणी में जाके खड़ा हुआ और आज पूरा विश्व भारत को गुरु मानने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं समझता हूँ कि 8 साल के बाद एक विश्वास, एक ऊर्जा हिंदुस्तान के हर व्यक्ति में जागी है। इस देश के अंदर 8 सालों में 45 करोड़ लोगों का जनधन में केंद्र सरकार ने खाता खोला है। 2014 से पहले सिर्फ 60% घरों में रसोई का गैस था। 8 वर्षों के अंदर 9 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र के राज ने किया है। जिले में 51,977 और हनुमानगढ़ जिले में 23,085 मकान, जिस व्यक्ति के सिर पे मकान नहीं था, पक्की छत नहीं थी, उसको छत देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमारा क्षेत्र खेल के क्षेत्र में हमेशा दशकों से इसका शिकार रहा है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने खेलो इंडिया में हनुमानगढ़ जिले के लिए करीबन 4 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम और गंगानगर जिले के लिए 7 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक ट्रैक की शुरुआत केंद्र की सरकार ने की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें माननीय मोदी जी की सरकार के बारे में और वर्तमान कांग्रेस की कुशासन के बारे में बलबीर जी ने और आदरणीय निहालचंद जी ने कही, उसमें डॉक्टर राम प्रताप जी हमारे जिले के महामंत्री इस कार्यक्रम के प्रभारी मेरे साथ आए हुए हैं। मोदी की तरफ से हम यही कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से ये 8 साल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो 8 साल बेमिसाल और इस देश में सुशासन, विकास, देश की सुरक्षा, इन सब बातों को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। और इन 8 सालों में भारतीय राजनीति में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो जो 8 साल है मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को आगे ले जाने का जो काम मोदी जी ने किया है, उसी के लेकर आज ये बैठक हुई है। मोदी जी का आभार व्यक्त किया है और मुझे उम्मीद है कि यह देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश, विश्व गुरु मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। गेहूं की सरकारी खरीद पुनः शुरू करवाने में आ रही दिक्कतों का निराकरण करने को लेकर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने आज जंक्शन धान मंडी में गेहूं की ढेरियों का निरीक्षण किया। गेहूं की सरकारी खरीद में आ रही दिक्कतों की जानकारी लेने के लिए जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने आज जंक्शन धान मंडी का दौरा किया। जिला कलेक्टर ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने व्यापक स्तर पर गेहूं की सरकारी खरीद की थी, लेकिन अब कुछ समय से किन्हीं कारणों से
गेहूं की सरकारी खरीद बंद पड़ी है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में किसान प्रतिनिधियों के शिष्टमंडल ने उन्हें अवगत करवाया था। जो समस्याएं उन्होंने बताई थी उन्हीं समस्याओं का निराकरण करने के लिए आज उन्होंने धान मंडी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग है कि पंजाब हरियाणा की तरह राजस्थान में भी सिकुड़े हुए गेहूं की मात्रा 6% से बढ़ाकर 18% तक की जाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने गेहूं की ढेरियों का निरीक्षण किया। इस संदर्भ में वे एफसीआई अधिकारियों से वार्ता कर सरकार को अवगत करवाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसानों की इस बड़ी समस्या से राज्य के फूड सचिव को अवगत करवाया है। फूड सचिव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि गेहूं की सरकारी खरीद पुनः शुरू होगी तथा किसानों की समस्याओं का शीघ्र ही समाधान हो जाएगा। हनुमानगढ़ में प्रति वर्ष उस समय गेहूं की बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी होती है। इस वर्ष भी शुरुआती दिनों में जो थे वो बहुत अच्छे थे, इसलिए एफसीआई की तरफ से यहाँ खरीद हुई नहीं थी। एफसीआई ने पूरी व्यवस्थाएं सही समय पे कर ली और हमने इस बारे में मार्च से ही मीटिंग की तैयारियां और फरवरी मार्च से हमने कर ली थी तैयारी। तत्पश्चात जो निर्यात पे रोक लगी इस वजह से गेहूँ रुक गया और बाजार भाव अचानक से। तो यहाँ किसानों की एक मांग थी कि जो सिकुड़े हुए दाने हैं उसका परसेंटेज पंजाब हरियाणा की तरह राजस्थान में भी 6% से बढ़ा करके 18% तक कर दिया जाए। और आज भी ये शिकायत बार बार किसान प्रतिनिधि हमसे मिल रहे थे कि खरीद की प्रक्रिया में कई समस्याएं आ रही है। क्या समस्या आ रही है इसको देखने के लिए मैं खुद आज किसान प्रतिनिधियों के साथ में एफसीआई और हमारे खुद के अधिकारियों के साथ हनुमानगढ़ जंक्शन की इस मंडी पे आया हूँ। प्रत्येक वर्ग ने अपनी अपनी बातें बताई है और मैंने सेक्रेटरी साहब से ये रिक्वेस्ट किया है, फूड सेक्रेटरी साहब से, कि पहले तो खरीद की अवधि 10 जून से बढ़ा के 30 जून कर दी जाए और लगभग 20 दिन पहले ये खराब जो सिकुड़े हुए गेहूँ होते हैं उनमें भी परसेंटेज 6 से 16.5% करने तक के लेटर मैंने लिख दिया। उसके अनुसरण में हमारे फूड सेक्रेटरी साहब राजस्थान सरकार की तरफ से भारत सरकार को पत्र भी चला गया है। मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में ये अनुमति आ जानी चाहिए। और तीसरा इश्यू यहाँ पे खरीद का भी था कि अच्छे गेहूँ होने पर भी खरीद नहीं हो रही है। इस बारे में ढेरियों का अवलोकन किया तो दोनों ही बातें हैं। किसानों को ढेरियाँ पूर्णतः साफ भी करानी होगी क्योंकि एफसीआई की इसमें नॉर्म्स है। अगर हम लोग साफ सफाई या सिकुड़े हुए दाने या खराबे को लेके भी जिद पे रहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। बैलेंस बना करके कि जो लिमिट है उसके अनुसार हम लोग अपने गेहूं को तैयार रखें और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसानों को और जो भी लोग आ रहे हैं उनको भी नुकीले नहीं हो और वेयर हाउस जो यहाँ से सामान भेजा जा रहा है वो किसी भी स्थिति में नहीं लौटे। इसलिए एफसीआई की पूरी टीम जो है वो केवल उसी सामान को रवाना करेगी जिसको पूर्णतः चेक कर लेंगे। आज जो गेहूं की तुलाई की बात थी, यहाँ कलेक्टर महोदय व वेयर हाउस के प्रतिनिधि व कृषि उपज मंडी के समिति के सचिव सभी आए और उनको दिखाया गया कि गेहूं का ये सिस्टम जो आज से 2 महीने पहले से बंद है इसको चालू करने के लिए और यहाँ जो किसान त्राही कर रहा था उसे बचाने के लिए उसे किसी तरह से पहले सपना दिखा रही थी गवर्नमेंट, उस सपने को साकार करने के लिए जिला कलेक्टर महोदय यहाँ हमारे पास आए और उन्होंने ये गेहूँ खरीदने के लिए इनको पाबंद किया है। जो गेहूँ खरीदेंगे और वो हनुमानगढ़ टाउन के अंदर 5 ट्रक वापस आ गए थे एफसीआई से, उन्हें भी ये पाबंद किया गया कि आइंदे से यहीं से जो ट्रक चला हुआ वो वापस नहीं आए। जो अगर किराया लगेगा तो वो एफसीआई का लगेगा, व्यापारियों का नहीं लगेगा। जिला क्रिकेट संघ की ओर से जंक्शन स्थित जिला क्रिकेट क्लब ग्राउंड में आयोजित किए गए 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का समापन गुरुवार को किया गया। जिला क्रिकेट संघ की ओर से जंक्शन स्थित जिला क्रिकेट क्लब ग्राउंड में आयोजित किए गए 15 दिवसीय क्रिकेट के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन गुरुवार को समारोहपूर्वक हुआ। प्रशिक्षण शिविर में 14, 16 व 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल थे। कार्यक्रम में व्यवसायी बालकृष्ण गुल्यान, डॉक्टर प्रदीप सहारन, मनीष धारणिया सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने अपने संबोधन में कहा कि हनुमानगढ़ जिले में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ युवाओं को खेल से जोड़ना बहुत जरूरी है। प्रशासन भी इसी के लिए प्रयासरत है। छोटी से छोटी प्रतियोगिता के आयोजन में भी प्रशासनिक अधिकारी जाकर खिलाड़ियों के साथ अभिभावकों को खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि हर गांव पंचायत में कम से कम एक खेल का मैदान विकसित हो। क्रिकेट खेल के लिए जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारी व सदस्य सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं। जब जब जिले में कोई भी प्रतियोगिता होगी जिला प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि खेल मैदान में कैसे बेहतर सुविधाएं विकसित कर सकते हैं इसके लिए भी भामाशाह
आगे आ रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों को बढ़ावा देते हुए हनुमानगढ़ का सुनहरा भविष्य तय होगा। जिला क्रिकेट संघ के सचिव मनीष धारणिया ने कहा कि 18 मई से 2 जून तक क्रिकेट के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का जिला क्रिकेट क्लब ग्राउंड में आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का उद्देश्य जिले के क्रिकेट खिलाड़ियों को शारीरिक रूप से और अधिक फिट करना और खेलों की बारीकियों को सिखाना था। 4 से अधिक विख्यात कोचों ने खिलाड़ियों को गुर दिए। पूरे जिले से 135 से अधिक क्रिकेट खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण हासिल किया। इनमें 22 महिला क्रिकेट खिलाड़ी भी शामिल थी। प्रशिक्षण को लेकर युवाओं में काफी उत्साह नजर आया। भविष्य में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में से ही अंडर 14, अंडर 16 व अंडर 19 की टीमों का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा के भिवानी जिले से 3 ट्रक मिट्टी मंगवाई गई है। विख्यात लाली स्टेडियम में इसी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। इस मौके पर जिला क्रिकेट संघ पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान में पिछले 2-3 सालों से खेल के प्रति जो एक माहौल बना है, मैं पहले समझता था कि क्रिकेट में उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि बहुत लिमिटेड सिलेक्शन होते थे, लिमिटेड इसमें प्रतिभाएं होती थी, लिमिटेड आगे का एक्सपोजर बहुत कम था। लेकिन जैसा अभी मनीष जी बता रहे थे कि IPL संपन्न हुए हैं और अलग अलग उम्र की कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रतियोगिताएं अलग अलग होने लगी है, तब से इस गेम में भी बहुत अच्छे अवसर आगे के द्वार खुल गए हम सब लोगों के लिए। और जो चयन की एक प्रक्रिया बताई थी कि पहले 1 या 2 दिन के ट्रायल में एक बैट्समैन को या बॉलर को 10 से 15 बॉल में या मैक्सिमम कोई भाग्यशाली हो तो 20 से 25 बॉल में हमें ये तय करना होता था कि ये बच्चा या खिलाड़ी आगे के लिए सूटेबल है या नहीं है। लेकिन इस ट्रेनिंग कैंप के 15 डेज में आपकी मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक की एक्टिविटीज़ और आपका खेल का प्रदर्शन, ये सब देख करके पूरे 15 दिन के बेसिस पे जब चयन प्रक्रिया फाइनल होगी तो मैं समझता हूँ कि इसमें ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी और जो एक्चुअल परफॉर्मर होगा, जिसका स्टेमिना भी अच्छा हो, जिसका परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, वो उसका सिलेक्शन हमारे आगे की टीम के लिए होगा। और जब अच्छे खिलाड़ियों का होगा तो जिले का, राज्य का नाम भी रोशन होगा और खेल में मज़ा भी आएगा। हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से अंडर 14, 16, 19 जो एज ग्रुप हैं अलग अलग, उनके लिए 15 दिन का क्रिकेट के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था, जिसका आज समापन दिवस था। इस अवसर पर लगभग 135 से भी अधिक खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था और इस पूरे प्रशिक्षण में इन खिलाड़ियों की कैसी परफॉर्मेंस रही, इस बेसिस पे भविष्य के सिलेक्शन होंगे। और मैं समझता हूं कि हनुमानगढ़ में युवाओं को नशे से दूर करने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन और युवाओं को खेल से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, जिसमें क्रिकेट के लिए यहाँ का जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसके सभी पदाधिकारी बहुत ही एक्टिवली कार्य कर रहे हैं। जब जब जिले में प्रतियोगिताएं होगी और आगे के आयोजन होंगे, जिला प्रशासन की तरफ से इसमें पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। खेल में मैदान में कैसे बेहतर सुविधाएं विकसित कर सकते हैं, उसमें भी भामाशाह सब सामने आ रहे हैं। और हनुमानगढ़ की तो कल्चर रही है, चाहे वो कोरोना काल हो या कुछ सुविधाएं विकसित करना हो, लोगों ने किसी भी जगह की किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि क्रिकेट के साथ साथ हम सभी खेलों को बढ़ावा देते हुए हनुमानगढ़ का एक सुनहरा भविष्य तय करें। नशे के प्रति जैसा मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया कि नशे से दूर करना है तो बच्चों के उस समय का उपयोग अच्छा करके हमें उनसे खेल से जोड़ना होगा। और इसीलिए हम लोग छोटी से छोटी प्रतियोगिताओं में भी जा रहे हैं, बच्चों को और उनके अभिभावकों को मोटिवेट कर रहे हैं। ये प्रयास कर रहे हैं कि हर गाँव में, पंचायत में एक ना कोई खेल का मैदान विकसित हो जाए, चाहे वो वॉलीबॉल भी हो, उससे भी 20 से 25 बच्चे एंगेज हो जाएंगे और सुबह शाम मिला करके लगभग 100 बच्चे खेल सकते हैं। तो हमारा प्रयास है कि सब जगह अच्छी खेल सुविधाएं विकसित हो और बच्चे आगे नाम भी कमाए, नशे से दूर रहे। जिला क्रिकेट संघ हनुमानगढ़ द्वारा ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट क्लब ग्राउंड पे आयोजित किया गया था 18 मई से 2 जून, जो कि इस कैंप का उद्देश्य जिले के क्रिकेट खिलाड़ियों को फिजिकल रूप से और ज़्यादा फिट करना और जो खेलों की बारीकियां हैं, इसमें हमारे 4 से ज़्यादा विख्यात कोचों ने दिन रात उनको गुर दिए, उनको टिप्स दी, उनको प्रेरित किया। और पूरे ज़िले से 135 से ज़्यादा क्रिकेटर बच्चों ने और 22 हमारी बच्चियों ने इस ट्रेनिंग कैंप में भाग लिया। पूरे ज़िले से, भादरा से, नौर से, दूर दराज के इलाकों से भी खिलाड़ियों ने हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट संघ द्वारा
इस ट्रेनिंग कैंप के लिए उत्साह दिखाया और इसमें भागीदारी की। आज जिलाधीश महोदय श्री नथमल डिडेल जी ने समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने भी अपने उद्बोधन में खिलाड़ियों को सफल होने के लिए प्रेरित किया और बड़ी खुशी की बात है कि हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट संघ यथासंभव क्रिकेटरों को सुविधाएं दिलाने के लिए कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। आज ही आप देख रहे होंगे कि 3 ट्रक मिट्टी हरियाणा में भिवानी जिले से आई है, जो कि विख्यात लाली स्टेडियम में जो मिट्टी लगी हुई है, जो कि क्रिकेट पिच के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है, वो हमने मंगवाई है। हमारा उद्देश्य है कि यहाँ के क्रिकेट खिलाड़ियों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। बहुत अच्छा रहा सर। सुबह फिटनेस कराते थे, शाम को बैटिंग ड्रिल्स कराते थे। सर बता देते थे कि आपकी ये गलती है, इसको सही करो। और बस सर बॉलर को भी, बैट्समैन को भी, सर बॉलर की भी जो पेस है वो अच्छी जाएगी। बैट्समैन को भी पता चलेगा कि ऐसे पेस आ रही है और कैसे सर सब कुछ। सर सभी सुविधाएं जैसे कि सर अपने आप दे ही रहे हैं, सर सुविधाएं बढ़िया ही दे रहे हैं। और भी जैसे अब मिट्टी आ जाएगी पिच पे तो उसके बाद और सही हो जाएगी पिच। धीरे धीरे सर हो ही रहा है सब कुछ। तो बस बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक जंक्शन स्थित कुम्हार धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया गया। बहुजन समाज पार्टी हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र कार्यकर्ताओं की एक बैठक जंक्शन स्थित कुम्हार धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक के संदर्भ में जानकारी देते हुए बहुजन समाज पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि बैठक में अगले साल होने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गहन मंथन किया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ कार्य करने में जुटी है। उन्होंने बताया कि बैठक में विधानसभा चुनाव के अलावा पार्टी संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई। इसके लिए सक्रिय तथा ऊर्जावान युवाओं को पार्टी से जोड़ने का निर्णय लिया गया। पार्टी पदाधिकारियों ने बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया। आज बहुजन समाज पार्टी हनुमानगढ़ विधानसभा की बैठक बुलाई गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि आने वाला जो चुनाव है उसमें बड़ी मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी हनुमानगढ़ विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। और साथ ही आज इस विधानसभा क्षेत्र के जो पदाधिकारी की घोषणा की गई है, पूरी विधानसभा में हमने अच्छे से युवा लोगों को और जो कर्मठ कार्यकर्ता है उनको जिम्मेवारी दी गई है और उन पर विश्वास किया गया है कि आने वाला जो 2023 का चुनाव है वो बड़ी मजबूती तरीके से हम लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी हनुमानगढ़ जिला इकाई की कार्यकर्ता समीक्षा बैठक है और इसमें कार्यकर्ता पूरे यानी कि तहसील के जो कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और आगामी मिशन जो बसपा का मिशन 2023 है विधानसभा चुनाव, उनके बारे में आज सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर चर्चा की जाएगी और सभी यानी कि जो तहसील कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको नियुक्तियाँ दी जाएगी, जैसे कि विधानसभा संयोजक है, विधानसभा कोऑर्डिनेटर है, बीवीएम के वॉलंटियर्स हैं, दुश्मन और विधानसभा आगामी जो 2023 है उन पर चर्चा की जाएगी। जंक्शन की श्याम सिंह कॉलोनी स्थित पीरखाना में आज लंगर हॉल निर्माण कार्य की नींव रखी गई। जंक्शन की श्याम सिंह कॉलोनी स्थित पीरखाना में लंगर हॉल निर्माण के लिए नींव रखी गई। पीरखाना समिति पदाधिकारियों ने बताया कि काफी समय से पीरखाना में लंगर हॉल की जरूरत महसूस की जा रही थी। श्रद्धालुओं की उसी जरूरत को पूरा करने के लिए आज एक विशाल लंगर हॉल की नींव रखी गई है। उन्होंने बताया कि इस लंगर हॉल पर लगभग 50 लाख रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि पीरखाना में प्रत्येक माह के दूसरे वीरवार को दीवान सजाए जाते हैं। यहाँ हजारों की तादाद में स्थानीय के साथ साथ दूसरे प्रदेशों से भी श्रद्धालु कार्यक्रम में भाग लेते हैं। श्रद्धालुओं की जरूरत को महसूस करते हुए पीरखाना में लंगर हॉल का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लंगर हॉल के अलावा शिव भोले मंदिर का निर्माण भी पीरखाना में करवाया जा रहा है। आज का दिन हमारे पीरखाना के लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। आज के दिन हमारे जहाँ एक बड़े लंगर हॉल की निर्माण के लिए नींव पत्थर रखा गया। इस हॉल पर कम से कम 40 से 50 लाख रुपया लागत आने की संभावना है, जो काफ़ी समय से इस हॉल की हमें जो पीरखाना को कमी महसूस हो रही थी। यहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु प्रत्येक महीने के दूसरे वीरवार को यहाँ भंडारे में आते हैं। इसी कारण इस लंगर हॉल का निर्माण शीघ्र ही करवाने की संभावना है, जिसका नींव पत्थर आज रखा गया है। इसी के साथ
एक शिव भोले मंदिर का निर्माण भी इस पीरखाना में किया जाएगा। जो आज के नींव पत्थर में जो मेन हमारे मार्गदर्शन में जिनका मेन निर्देशन रहेगा, यहाँ के गद्दीदार बाबा श्री संदीप जी गरगड्डा वाले व मुख्य सेवादार बाबा श्री सुदेश कुमार जी जैन टाउन वाले, उनके निर्देशन में यह पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अन्नदाता किसान की खुशहाली और उनकी आय में वृद्धि के लिए भारत सरकार समर्पित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार 7 वर्षों से लगातार खेती को आधुनिक बनाने, किसान साथियों के हितों को सुनिश्चित करने और उनको आत्मनिर्भर भारत का मजबूत भागीदार बनाने के लिए निर्णायक और व्यापक कदम उठा रही है। किसानों को समर्पित भारत सरकार ने कृषि के बजट में 512% की वृद्धि की है, जिसके कारण किसान कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लाभ अन्नदाताओं को मिल रहा है। किसानों को अधिक लाभ देने के लिए सरकार ने अधिसूचित सभी 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत से 1.5 गुना किया है। किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल में भी 2 करोड़ से अधिक नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिसके माध्यम से अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के निरंतर प्रयासों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है, जिसके तहत लाभार्थी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। आत्मनिर्भर हो रहे हैं किसान, मिल रही है उनको एक नई पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। ट्रैफिक पुलिस ने आज जंक्शन श्रीगंगानगर फाटक के पास नाका लगाकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यातायात पुलिस की सख्ती जारी है। यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले चालकों को जुर्माना लगाया जा रहा है। अभियान के तहत यातायात पुलिस की ओर से जंक्शन में श्रीगंगानगर रेलवे फाटक के पास नाका लगाकर ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की जा रही है। यातायात प्रभारी ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार यातायात नियमों की पालना के तहत 26 मई से 5 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत ऐसे दुपहिया वाहन चालक जो हेलमेट नहीं लगा रहे, जिन वाहनों पर निर्धारित मापदंड के अनुसार रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगी या ISI मार्का न लगे हेलमेट पहनने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को जंक्शन में श्रीगंगानगर रेलवे फाटक के पास नाका लगाकर ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। करीब 35 चालान हेलमेट न पहनने वाले चालकों के किए गए। इसके अलावा निर्धारित मापदंड के अनुसार रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगे वाहनों के चालकों के भी चालान काटे गए। यातायात प्रभारी ने वाहन चालकों से अपील की कि दुपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाएं। यातायात नियमों की पालना में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जिले में यातायात नियमों की पालना में अभियान चल रहा है, जिसमें जो लोग विदाउट हेलमेट चल रहे हैं और जिन वाहनों पर नियमानुसार मापदंडों के अनुरूप जो रेडियम रिफ्लेक्टर या टेप नहीं लगा रखी है उनके खिलाफ, और जो विदाउट ISI मार्का हॉल मार्का जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और ये अभियान 26 से लेकर दिनांक 5/6/2022 तक जारी रहेगा। उसके बाद भी यातायात का भी अभियान जारी रहेगा, क्योंकि यातायात नियम में हेलमेट दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। हेलमेट जो है एक सुरक्षा का कवच है जो हेड इंजरी को बचाता है।
गेहूं की सरकारी खरीद जल्द शुरू करवाने की मांग को लेकर क्षेत्र के किसानों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गेहूं की सरकारी खरीद शीघ्र शुरू करने की मांग को लेकर क्षेत्र के किसानों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला परिषद सदस्य मनीष गुदारा ने बताया कि गेहूं की सरकारी खरीद पिछले कुछ समय से बंद है, इस कारण किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पूर्व भी गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया सुचारू करवाने की मांग को लेकर प्रशासन को लिखित में अवगत करवाया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अगर किसानों की गेहूं की सरकारी खरीद नहीं हो पाती है तो उन्हें कई प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि नरमा की बिजाई के लिए पैसे की जरूरत होने के लिए किसान गेहूं बेचने के लिए मंडी में आते हैं तो एफसीआई के अधिकारी गुणवत्ता का हवाला देकर गेहूं की खरीद नहीं कर रहे। इससे किसानों का नुकसान हो रहा है। किसानों ने अपने घर पर गेहूं का भंडार कर रखा है। ऐसे हालातों में गेहूं की सरकारी खरीद शीघ्र अतिशीघ्र शुरू करवाई जानी अति आवश्यक है, ताकि किसान सुचारू रूप से आगे की खेती कर सकें और गेहूं भी खराब न हो। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी खरीद नहीं हो पाती है तो किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया ऑफलाइन करने की भी मांग की। इस मौके पर राजेंद्र कुमार, तरणदीप सिंह, हरजिंदर सिंह, बूटा सिंह सहित अन्य किसान मौजूद रहे। अपने कलेक्टर साहब जी को इस पर्पज में आए हैं कि जो सरकारी खरीद है गेहूँ की वो चालू की जाए, और जिसके कारण खरीद ना होने के कारण किसान काफ़ी परेशान है, और जो प्राइवेट खरीद है वो कम से कम रेट में की जा रही है, जिसके कारण और किसान का परिवार है जो नींद सहन कर पा रहा है। और इस एमएसपी का जो रेट है हम यही चाहते हैं कि कलेक्टर साहब और आगे ये हमारी आदेश जारी करें और टाइम पे सरकारी खरीद दोबारा से चालू करवाने की समस्या का समाधान करें। गेहूँ की सरकारी खरीद है वो बंद हुई पड़ी है काफ़ी समय से, उसको शुरू करवाने के लिए आज जिला कलेक्टर महोदय के पास आए हैं और हम निवेदन करते हैं राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से कि एफसीआई की जो कणक की सरकारी खरीद है वो शुरू की जाए, क्योंकि अभी 50% के करीब लोगों की फसलें कणक की फसलें जो किसानों के घर पे पड़ी है उसकी सरकारी खरीद बंद हो गई। जो 2200 रुपये का रेट किसान कणक का मान के चल रहा था, एमएसपी की बात करते थे सरकारें, जो अब 1800 रुपये कणकों को नहीं पूछ रहे बाजार में किसान को पैसा भी चाहिए अपनी अगली फसल बीजने के लिए, और ऑफलाइन जो है वो शुरू की जाए खरीद उसकी। 50% जो कणक रही है ये ऑनलाइन की जो स्कीम थी इसको बंद किया जाए, जिससे जल्दी से किसान की फसल बिक जाए बाजार के अंदर और उसको एमएसपी रेट पे कणक का भाव मिल जाए, जिससे किसान को आगे जो फसल अपनी खेत में काम करने के लिए और अगले फसल बोने के लिए किसान के घर में कोई 2 रुपये आए, जिससे वो आगे नरमे की बिजाई शुरू कर सके। किसान तो वैसे ही परेशान है क्योंकि नहरों में पानी नहीं है, नरमे की बिजाई अब की बार हो नहीं पाई। बहुत कम संख्या में नरमा की बिजाई हुई है, क्योंकि जो नरमे की बिजाई आज से 10-15 दिन पहले जो होनी थी नहर देरी से आने की वजह से वो भी उसकी भी बिजाई अब की बार बहुत मुश्किल से हो रही है और बहुत देरी से हो रही है। तो आज यही हम निवेदन करना चाहते हैं कलेक्टर साहब के माध्यम से राजस्थान और केंद्र सरकार से कि जो एफसीआई की जो कणक की सरकारी खरीद है वो जल्द से जल्द शुरू की जाए। जंक्शन के रतनदीप मॉडल स्कूल में परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। जंक्शन के रतनदीप मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। शाला निदेशक ने बताया कि विद्यालय का विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बेहतरीन रहा है। विद्यालय की छात्रा जिया पुत्री रमेश महाजनी ने 90% अंक हासिल कर प्रथम स्थान, यश कुमार पुत्र ताराचंद ने 90% अंक हासिल कर द्वितीय स्थान व वंदना पुत्री विनोद कुमार ने 86.60% अंक के साथ तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का मान बढ़ाया है। शाला निदेशक ने विद्यार्थियों, अभिभावकों, विद्यालय स्टाफ को शानदार परीक्षा परिणाम के लिए बधाई प्रेषित की। मैंने रतनदीप स्कूल की कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण की है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरे 12वीं विज्ञान वर्ग में 89.6% अंक प्राप्त किए मैं आगे IIT करना चाहती हूँ। मैं मेरी सफलता का श्रेय मेरे समस्त गुरुजनों और मेरे शाला के निर्देशक को देना चाहती हूँ। 12वीं विज्ञान में 100% परीक्षा परिणाम रहा है और विज्ञान वर्ग परीक्षा परिणाम हमेशा ही उत्कृष्ट रहता है। इस वर्ष परीक्षा परिणाम शानदार है। विद्यालय की छात्रा जिया पुत्री श्री रमेश महाजनी ने 89.60 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, यश कुमार गजरा पुत्र श्री ताराचंद ने 89% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान व वंदना पुत्री श्री विनोद कुमार ने 86.60% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का रिकॉर्ड बनाया। विद्यार्थियों, अभिभावकों, विद्यालय स्टाफ को शानदार परीक्षा परिणाम की हार्दिक बधाई।
और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।